हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 12 की फिज़िक्स देखने जा रहे हैं। आज हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं? चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट के बारे में रहता है उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। टू स्टडी about rest of charge is called electrostatics। और आप जो अगर मोशन ठीक है, अगर टू स्टडी about मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आपका क्यू अगर मोशन में है और उसके बारे में अगर स्टडी कर रही हो तो यहाँ से आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, एसी पढ़िएगा, डीसी ठीक है, एसी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे, ये सब आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि चार्ज यहाँ पे आपका रेस्ट मूव नहीं करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो चार्ज यहाँ पे आता है तो चार्ज के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे? चार्ज के बारे में जानेंगे। तो चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज जो होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट तो इसके बारे में है देखते कि एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब हम जानते क्या कि देखिएगा क्या कि सब्सटेंस जो होती हैं, सब्सटेंस को अगर कट करोगे तो क्या निकलेगा? मॉलिक्यूल्स को अगर कट करते हैं तो क्या निकलेंगे? आइटम्स को अगर कट करोगे तो क्या निकलेगा? एटम्स को कट करोगे तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। न्यूक्लियस और क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन को जब कट करोगे तो क्या निकलेगा? प्रोटॉन और क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्सटेंस को तोड़ोगे तो आपकी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स को अगर तोड़ोगे तो एटम्स निकलेंगे, एटम्स को तोड़ोगे तो न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो प्रोटॉन और क्या निकलेंगे? न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब चलते हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो एक प्रॉपर्टी मैटर के साथ एसोसिएट होता है जो प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? द प्रॉपर्टी associated with matter due to which
due to which it produce and experience electrical and magnetic effect. Electrical and magnetic effect is called चार्ज. इसको क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे. ठीक है. अब क्या बोलते हैं, एक नोट यहाँ पे देखिएगा, क्या बोलते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इन कोई बॉडी में तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बताता है, या उस पर क्या हो जाए, एक्सेस आ जाए कहीं से, या वो क्या करे और डेफिशिएंस कर दे, मतलब कि लूज कर दे इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए किसी बॉडी पे या इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे, तो उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज का जनरेट हो जाएगा. जैसे अगर आप मेटल में क्या करो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करते क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनता है. क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गया. और अगर यही अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की गेन करके ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज बनते हैं. तो चार्ज जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. तो बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, चार्ज बोलना क्या चाह रहे हैं. तो यहाँ से आपकी क्या होता है कि ए आप पॉइंट याद रख सकते हो, क्या, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body gives the concept of charge. मीन्स कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना या घट जाना वही क्या देता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज की कॉन्सेप्ट देते हैं. मीन्स कि अब आगे देखिएगा, चार्ज आपकी दो तरह की होती है. चार्ज आपके दो तरह के होते हैं. एक आपके होते हैं पॉजिटिव और दूसरा चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज जो शो करते हैं आपकी प्रोटॉन प्लस चार्ज शो करेंगे, क्या हो जाएंगे, वहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा. वो कैसे बनेगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और आपके नेगेटिव चार्ज कैसे बनेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे. तो ये जनरली आपकी मेटल्स शो करते हैं. डेफिशिएंसी किसमें, मेटल्स में होती हैं, और जो आपके एक्सेस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स में देखने को मिलता है. अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर एक चीज़ और देखिएगा कि अगर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया तो क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा. क्या शो करेगा, रिपल्सन. या नेगेटिव चार्ज आ गया तो भी क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा. दूर भागेंगे. ठीक है, दूर भागेंगे, क्या हो जाएगा, रिपल्सन शो करेगा. चुंबक खेले होंगे कि एक अगर पोल आ जाता है सेम पोल तो क्या करता है, ए रिपेल करता है, और अपोजिट पोल आते तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो अपोजिट जेंडर भी यहाँ. ठीक है, तो आप देखो अगर अपोजिट चार्ज आ जाए, दूसरा अपोजिट चार्ज अगर आ जाए तो अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स कि बोलना क्या चाह रहे देखिएगा, अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाए तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा, एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे क्या शो करेगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करेगा. ठीक है, ए अगर नेगेटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो फिर भी क्या शो करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेंगे. क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे. मीन्स कि ये आकर्षित होंगे एक दूसरे के ऊपर.
समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। प्रोटॉन जो होते हैं, आप अभी न्यूक्लियस पढ़े थे, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं देखिएगा, ठीक है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन यही था ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती, पॉजिटिवली चार्ज होता, और उसका जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसका मास अगर लिखने चले तो मास आपका जो होता है, नेक्स्ट में लिखेंगे, ए आपके इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज है, P प्लस, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है। आप देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस वैल्यू लगा रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो आपके कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स कि इसके पास जीरो चार्ज होती, कोई चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता, उदासीन होता है, और उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम होता है, कितना, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। और क्या होता है इसके बराबर, आपकी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता। और आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, 9.31 इंटू 10⁻31 kg होता। ये आपको डाटा याद होना चाहिए, ठीक है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब ये था आपकी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की सारे कॉन्सेप्ट समझे। अब एसआई यूनिट क्या होता, क्या एसआई यूनिट, पहला एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या होता है, ये आप बोल सकते हो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या और कूलम, क्या बोल सकते हैं, कूलम। किससे डिनोट करते हैं, सी से, किससे डिनोट करते हैं, सी से, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, चार्ज बाई टाइम होता है। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई क्या है, आपका करंट है, करंट का क्या होता है, एम्पियर, और आपका टाइम का क्या होता है, सेकेंड, क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएंगे। तो एम्पियर सेकेंड को क्या बोलते हैं, कूलम भी बोलते हैं। अब आता है सीजीएस यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है दूसरा सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। दूसरा जो सीजीएस यूनिट होता है एक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते, ठीक है, या उसी को चार्ज ऑफ चार्ज बोलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते। इसी को शॉर्टकट में जो बोलते हैं यूएसयू ऑफ चार्ज, यूएसयू ऑफ चार्ज, ठीक है, या इसको बोलते हैं स्टेटोकूलम, स्टेट कूलम भी बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखना, देखिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ आप क्या आ जाएंगे, ईएसयू ऑफ चार्ज हो जाएगा, ईएसयू ऑफ चार्ज हो जाएगा। 1 कूलम बराबर इतना चार्ज होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हैं चार्ज का है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, क्या आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ईएमयू होता है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं। अब आता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, ये देख लो,
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपकी इंपॉर्टेंट का है। आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहाँ पे जरूरत पड़ेंगे। और एम्पियर आवर क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल यूनिट एम्पियर आवर। एम्पियर आवर में क्या होता है, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, चार्ज का। तो कितना हो जाएगा इसके बराबर, 3600 कूलम हो जाएंगे, 3600 कूलम हो जाएंगे। और दूसरा जो होता है फ्राइडे, एक फ्राइडे में कितना होता है आपका, आपकी जो होते हैं 96500 कूलम होता है। तो ये आपकी 1 फ्राइडे बराबर याद रखना है, आपकी 96,500 कूलम होती हैं। और 1 एम्पियर आवर में कितना होता है आपका, आपके 3600 कूलम होता है। और एक और याद रखना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट कूलम मतलब होता है कितना, आपके 10 कूलम होते हैं। कितना होते हैं, 10 कूलम होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये था आपके चार्ज का यूनिट, चार्ज क्या होती है ये अभी तक हम जानेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं देखने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। क्या देखेंगे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। तो होता क्या है प्रॉपर्टीज, एक एक करके हम यहाँ पे सॉल्व देखते जा रहे हैं। तो पहला जो होता है, चार्ज जो होते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा पॉइंट, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। एक करके फिर देखेंगे, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज जो है वो ट्रांसफर करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है या एक्सेस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया तो नेगेटिव चार्ज, और डेफिशिएंसी हो गया तो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज, यही हो जाएंगे ना। अभी जस्ट तो पढ़े थे, अभी जस्ट देखे थे, पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, यही था ना, यही थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज क्या होता है, यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी इजीली ट्रांसफर करती है। अब आते हैं नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा कुछ ना कुछ उसके पास मास को एसोसिएट करता है। चार्ज इज ऑलवेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जहां पे चार्ज है वहां पे मास भी। दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब क्या कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कौन, चार्ज। अभी और डिटेल से समझेंगे। चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता ये। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स कि ये स्पीड का इंडिपेंडेंट है, वो स्पीड से आज़ाद है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सॉरी स्पीड, जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, क्योंकि ये आपका देखेंगे ये आपका ये अच्छा स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं आगे,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो क्या आता कि चार्ज इज इनवेरिएंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। एक्सीलरेटेड चार्ज, जो चार्ज में एक्सीलरेशन आ जाता है उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी भी उसमें रेडिएट करता है, एनर्जी भी बाहर रिलीज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। पढ़ेंगे एक करके डिटेल करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखेंगे यहाँ से, क्या सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल डिसिमिलर अट्रैक्ट। वो तो हम पढ़ लिख देते, लेकिन सिमिलर चार्ज, सेम चार्ज मतलब सिमिलर चार्ज, अट्रैक्ट रिपेल क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, रिपेल ईच अदर, वेयर एज डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपल्सन शो करेगा। क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा, मतलब दूर भागेगा एक दूसरे का। और अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गए तो क्या शो करेगा, अट्रैक्शन। क्या शो करेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। और नेगेटिव भी आ गया तो वही क्या शो करता है, रिपल्सन। क्या शो करता है, रिपल्सन। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता तो क्या शो करता, ये आपका अट्रैक्शन। मतलब ऑपोजिट चार्ज आ गए तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज आ गया, सेम चीज दिख गया तो रिपेल करेंगे, ठीक है। अब आता है एक करके हम यहाँ पे अब डिटेल पढ़ेंगे। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आते हैं अब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने जा रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, देखिए होता क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, मिनिमम amount of charge that can be transferred, तो ए डैट इज कितना, इलेक्ट्रॉन के बराबर। ए आपकी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आप यहां से बोल सकते हो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर करेगा या गेन करेगा। तो यहाँ से Q आपका चार्ज है, N क्या है आपका, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। तो क्या हो सकता है यहाँ से 0 +-1 +-2 +-3 ... और इलेक्ट्रॉन E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वही होता है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका N 0 है, मतलब क्या, Q जो है 0 है, मतलब 0 यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, ना गेन किया ना ट्रांसफर किया। अगर N = 1 है, मतलब Q क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर किया, या गेन किया होगा या लूज किया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फर्दर डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, आगे हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये आप समझिए कि ये आपके एटम को ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल में बांटा गया है, छोटा फॉर्म में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन को हम आगे नहीं बांट सकते। और अगर आगे N = 2 आया तो Q = क्या जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। समझ आ गया। अब आते क्या, इनवेरिएंट।
क्या सीखेंगे, इनवेरिएंट। तो अब एक एक करके क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। आगे आता है क्या, इनवेरिएंट। क्या आते हैं देखिएगा, इनवेरिएंट किसको बोलेंगे, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इनवेरिएंट क्या होता है देखिएगा, क्या होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। क्या चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसमें मास जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी हाई, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, तो मास का एक फार्मूला, इनवेरिएंट आपका वेरिएंट वाला पढ़े होंगे, मास का फार्मूला क्या होता है देखिएगा, नहीं, m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। तो ये आपका मास डिपेंड है किस पे, स्पीड पे। ये क्या है, m0 जो यहाँ पे क्या है आपके v बढ़ेंगे तो मास भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा। मतलब बोलना क्या चाह रही है, m जो है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट स्पीड भी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट स्पीड भी। और अगर यहां देखें तो m0 क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास, क्या है, रेस्ट मास। क्या है, रेस्ट मास। आगे देखिएगा, आगे v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, ठीक है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होते हैं ना। अगर v इज इक्वल टू सी हो गया, अगर वेलोसिटी मान लो इफ v इज इक्वल टू सी हो गया, तो मास जो हो जाएंगे, मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे देखिएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैसे देखिएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस v, c लिखेंगे, सी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा क्या, 1। अब क्या आ गया यहाँ से आपका m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस 1, क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू m0 बाई 0, m0 बाई 0 क्या होता है, 10 टू इन्फिनिटी, तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो अगर आपका, तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएंगे, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर v इज इक्वल टू सी हो जाती है तो समझ आ गया। तो वेलोसिटी अगर बढ़ा तो मास क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका समझ आ गया। तो यहाँ पे देखना, अगर चार्ज में यही देखते हैं तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, स्पीड पे तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड, तो मास क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। अगर v मेरा वेरी वेरी लार्ज भी हो जाए, वेरी स्लो हो जाए और रेस्ट हो जाए, वेरी स्लो और रेस्ट हो जाए, मतलब v इज इक्वल टू 0 हो जाए, रेस्ट में आ जाए, तो मास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज क्या है, रेस्ट में है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मास क्या होगा, मास ऑफ आपकी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट में रहेंगे, ठीक है। v 0, क्योंकि यही फार्मूला से देखो ना, v 0 तो क्या हो जाएगा, 1 एक आ गया, m बराबर आपके m0 आ जाएंगे ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था,
समझ आ गया कि क्यों इनवेरिएंट है, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मास उसका हमेशा चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। अब कुछ एक चीज़ और देखना क्या कि इम्पोर्टेंट बात है, नोट देके लिखना है। क्या देखिएगा, नोट देके लिखना क्या, अगर Q रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो क्या जनरेट करेगा, यहाँ से शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। अगर चार्ज अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड में है, कांस्टेंट स्पीड में है, तो आपके ये जो जनरेट करेंगे चार्ज, ये दो फील्ड जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और आपके क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करेंगे। जब आपका चार्ज क्या मोशन में हो, कांस्टेंट स्पीड में हो, तो दोनों फील्ड शो करेंगे। और नेक्स्ट, अगर Q चार्ज अगर मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब असलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या, असलेटेड मोशन में है, जहां पे आपका क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, असलेटेड मोशन में है मीन्स कि जहां वेलोसिटी क्या कांस्टेंट नहीं हो, वेरी कर रहा हो, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे प्लस मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी देखने, मतलब वहाँ रेडिएशन जनरेट होते हुए दिखेगा। लाल पीला हरा कलर होली मनाओगी, रेडिएशन भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपका विजिबल रीजन से है कलर से तो ये आपको देखने को मिलेगा, अगर अल्ट्रा वायलेट वगैरह रेज वगैरह तो आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर आप ये याद रख सकते हो कि चार्ज जहाँ रेस्ट है वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ चार्ज आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन असलेटेड मोशन मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तीनों चीज़ देखने को मिलते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चंस, टू metallic spheres of A and B of mass m each are given plus Q and minus Q charge respectively, then क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी, दूसरा मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तीसरा मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, या डी नन ऑफ दिस। क्या होंगी बताना है। तो सोचो क्या हो रहा है आपकी कि टू मेटालिक स्फीयर्स है ए एंड बी जिसका मास एम है, उसमें क्या आ जा रहा है, एक आपका क्या हो जा रहा है, उसमें चार्ज दिया जा रहा है, मानो दो मास है ए और बी आपकी बॉडी है टू मेटालिक स्फीयर, उसका मास एम है, उसका मास एम है, और इसमें प्लस क्यू चार्ज और इसमें माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या आपका डेफिशिएंस हुआ होगा, बाहर निकला होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे, और अगर माइनस चार्ज इसमें है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर आया होगा। तो अगर इसमें क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, किसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसमें क्या मास, जैसे आई से बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो मास बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मास इसमें बढ़ेंगे,
मास ऑफ बढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया तो मास भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑब्जर्व जो मास ऑफ बी है वो ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, मास ऑफ ए से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन क्या, ए स्मॉल चार्ज्ड बॉल, ए स्मॉल चार्ज्ड बॉल ए having -1 microcoulomb charge is touched with another identical charged ball B, if the charges on each after separation is +2 microcoulomb, then initial charge on B is, तो ऑप्शन ए +1 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी +5 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी -3 माइक्रोकूलम, ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो क्या बोला गया है देखिएगा क्वेश्चन कि एक आपकी स्मॉल चार्ज बॉल है ए है, उसका कितना है आपके -1 माइक्रोकूलम, और आपकी जो बी बॉल है वो आइडेंटिकल चार्ज है। ठीक है, इज टच्ड विद, किससे टच किया जाता है, अनदर आइडेंटिकल चार्ज बॉल से, बी से, वो हमें पता नहीं चार्ज क्या है, मान लेते हैं क्यू है। दोनों को टच करवाया गया तो आफ्टर सेपरेशन देखा गया दोनों जो चार्ज आए, जो दोनों में चार्ज आया ए और बी, आफ्टर सेपरेशन करवाने के बाद ए और बी में, उसमें +2 माइक्रोकूलम और उसमें भी 2 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज होता है, आपकी 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे माइक्रोकूलम हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि बिफोर टचिंग और आफ्टर सेपरेशन दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। मीन्स कि ए आपकी चार्ज और ए अपने का चार्ज दोनों क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, दोनों आपका सम होना चाहिए। तो -1 + Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 2। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, Q इज इक्वल टू 4 और ए -1 है, उधर राइट साइड में जाकर आ जाएगा +1, क्या आ गया 5 माइक्रोकूलम। तो बी पे कितना चार्ज था, +5 माइक्रोकूलम। कौन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है सर, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करें। समझ आ गया। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है, ए सॉफ्ट बबल्स इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज then its radius ऑप्शन ए decreases, ऑप्शन बी increases, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी remains unchanged, D nothing can be predicted, none of these। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि अगर आपका एक सॉफ्ट बबल है, इस पे क्या है, आपके नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो क्या, प्रोटॉन तो वही है, प्रोटॉन कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा है, तो ए क्या करेगा, प्रोटॉन उसको कंट्रोल करने से बाहर क्या हो जाएगा, ए इसकी रेडियस जो पहले जो था उससे क्या इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस हो गया, उसे कंट्रोल करने वाला कम हो गया, तो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, तो इसके रेडियस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्या जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं आगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जान लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जान लिए, ठीक है, तो काउज आपकी तो अब देखते हैं आगे देखते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं होता क्या, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स that total charge q of a body is always integral multiple of basic quantum of charge, basic quantum of charge क्या है, इलेक्ट्रॉन, बेसिक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन, डैट इज क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, n क्या है आपका 0 ±1 ±2 ... यही तो है, ठीक है, तो बोलता है कि काउज ऑफ क्वांटाइजेशन कहाँ से आया, ये भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या आता है देखिएगा, एक मिनट, क्या आता है, काउज ऑफ चार्ज भी देख लेते हैं, काउज ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन, काउज ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे होता, कि द बेसिक काउज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट डूरिंग रबिंग जब आप रब करते हो दो ऑब्जेक्ट, तो वनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी transferred from one body to another। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब आप रब करते हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर होगा। मीन्स कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये आप 10 में भी बना के आए होंगे, विच इज बिगर एक कूलम और एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज, क्या है, विच इज बिगर, ठीक है, माइनस ए और ए चार्ज
माइनस ए कूलम और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, माइनस ए कूलम और ए चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन, how many electronic charge form 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू एन। Q क्या आपका 1 कूलम है, एन तो आपको पता नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इनटू क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर 1/1.6 × 10 का पावर -19। आगे सॉल्व करोगे तो आगे यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 1/1.6 × 10 का पावर 19। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा n बराबर 6.25 × 10 का पावर 18 आपकी क्या इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स से बने हुए हैं, 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन से बने हुए। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि समझ आ गया। अब चलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।